नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बाबूजी का पिछला कमरा। वाह बेटा वाह, बहुत ही सुंदर घर बनाया है तुमने। रमाकांत सचमुच अपना मयंक तो हीरा निकला। शहर में रहकर अपने बलबूते पढ़ाई की, अपनी काबिलियत के दम पर इतनी अच्छी नौकरी हासिल करी और अपने साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी अपने पैरों पर खड़ा किया। इसे कहते हैं सपूत। शिवलाल जी अपने दोस्त रमाकांत से उनके छोटे बेटे की तारीफ करते हुए बोले, बस यार बस, इतनी तारीफ मत कर, कहीं सिर पर ही न चढ़ जाए। रमाकांत हंसते हुए बोले, नहीं मेरे दोस्त, प्रशंसा भी ज़रूरी है और यह प्रशंसा झूठी नहीं सच्ची है। अच्छा चलो, अब बाप बेटा एक बार मुझे अपना घर तो दिखाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं चाचा जी, चलिए। कहते हुए मयंक के साथ साथ रमाकांत जी भी उठ खड़े हुए। शिवलाल जी प्रशंसा भरी नज़रों से घर को देख रहे थे। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसे सलीके से रखा गया था, इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। यह पीछे वाला कमरा मेरा है। वैसे ठीक भी है, बड़े बुजुर्ग तो पुराने सामान ही होते हैं जिन्हें छुपाकर ही रखा जाता है। रमाकांत जी ने पिछले शब्द पर जोर देते हुए अपने दोस्त को अपना कमरा दिखाया। उनके यह शब्द सुन उनके बेटा बहू का मुंह उतर गया, लेकिन शिवलाल जी के सामने दोनों मुस्कुराते ही रहे। चल यार, सोफे पर बैठे बैठे कमर दुख गई है। दोनों दोस्त यहीं तेरे कमरे में बैठकर गपशप करते हैं। अब शिवलाल जी बोले, ठीक है यार, जैसी तेरी मर्जी। बहू तू जरा खाने की तैयारी कर ले, वैसे भी शाम हो ही गई है, खाना खाकर ही जाएगा मेरा दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, यह भी कोई कहने की बात है। इतने सालों में मिलना हुआ है, आराम से जाऊंगा मैं भी यहाँ से। अच्छा पापा, मैं अभी थोड़ा काम निपटा कर आधे घंटे में आता हूँ। कहते हुए मयंक बाहर चला गया और मयंक की पत्नी रेनू खाना बनाने की तैयारी में लग गई। खाना बनाते हुए बार बार उसके ससुर के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, क्योंकि यह पहली दफ़ा नहीं था। जब भी कोई मेहमान आता, रमाकांत जी सबको यही पिछला कमरा और पुराना सामान कह सबके सामने उन दोनों पति पत्नी को ऐसे ही शर्मिंदगी का एहसास कराते। जबकि सच तो यह है कि मयंक ने अपने पापा को वह कमरा इसलिए दिया था कि एक तो वह कमरा सबसे बड़ा था, क्योंकि उसके पापा को पढ़ने का बहुत शौक था और उनके पास ढेरों किताबें थी जो उस कमरे की अलमीरा में अच्छे से आ सकती थी। दूसरा, वह कमरा ड्राइंग रूम से दूर था, जिससे कि आने जाने वालों की आवाजाही से उनको परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात, रमाकांत जी थोड़े पुराने विचारों के थे। वे बहू को घूंघट में देखना पसंद करते थे। बाकी दो कमरों से किचन व ड्राइंग रूम दिखता था। किचन में काम करते हुए सिर पर पल्लू और घूंघट से रेनू को कई बार बहुत परेशानी हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान में रख दोनों पति पत्नी ने रमाकांत जी को वह कमरा दिया था, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा इस तरह की नहीं थी जैसे कि रमाकांत जी सबके सामने बतलाते थे। बस इसी से उन दोनों को दुख था। कई बार दोनों ने उन्हें कमरा बदलने के लिए भी कहा था, पर वे राजी नहीं हुए। कांत जी के मित्र शिवलाल जी को भी उनकी बात सही नहीं लगी और उन्होंने यह भी देख लिया था कि अपने पिता की बात सुन उन दोनों बेटे बहू का मुंह उतर गया था। इसीलिए रमाकांत जी से अकेले में बात करने के लिए शिवलाल जी वहीं उनके कमरे में रुक गए। रमाकांत जी और शिवलाल जी बचपन से ही दोस्त रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बिना लाग लपेट के अपनी बात शुरू की। रमाकांत, आज मुझे तेरी बातें पसंद नहीं आई, मेरा बड़ा दिल दुखा है।
मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है मेरे दोस्त तू। रमाकांत जी हैरानी से अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए बोले, मुझे नहीं, तुमने अपने बेटे बहू को नीचा दिखाया। बेटा बहू को मैंने ऐसा क्या कहा, मुझे तो याद नहीं। रमाकांत जी ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोला, ये क्यों याद रहेगा, अपनी गलती किसे याद रहती है। वैसे तो तुझे कभी याद रहा भी नहीं, मैंने ही तुझे हमेशा तेरी गलती बताकर सही राह दिखाई है। बोल, मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। हाँ यार, ये तो तू ठीक कह रहा है, क्या करूँ, शुरू से ही मैं थोड़ा गुस्सैल और अहमी रहा हूँ, यह तो मुझे पता है। देख यार, मेरा बेटा भी मयंक के साथ का ही है। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर विदेश जाकर डिग्री लेने की हर ख्वाहिश मैंने अपनी औकात से बाहर जाकर पूरी की। आज तुझे पता ही है एक मल्टीनेशनल कंपनी में कितने ऊंचे पद पर है वह। शहर में कई कई मकान हैं, लेकिन उन मकानों में एक कमरा भी उसके इस बूढ़े पिता के लिए नहीं है। साल साल भर मिलने नहीं आता, और हम कभी मिलने चले जाएं तो 5 मिनट का समय नहीं होता उसके पास हमसे मिलने का। इसके बावजूद भी आज तक बता, मैंने कभी तेरे सामने क्या, कभी दूसरों के सामने भी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता पिता कभी नहीं होते। और फिर मयंक, मयंक तो सच्चे म्यानों में एक आदर्श बेटा है। वह तो शुरू से ही तुम दोनों का कितना ख्याल रखता है, लेकिन तुम दोनों ही गांव से यहाँ आना नहीं चाहते थे। तुम्हें मनाने के लिए कितनी बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मयंक का जब जब फ़ोन आता, मन में एक टीस सी उठती, काश मेरा बेटा भी एक बार मुझे अपने पास बुलाता। अपने पास ना सही, कम से कम मेरा हाल चाल तो पूछता। पूछने के लिए फ़ोन भी नहीं करता, लेकिन क्या करें मेरे दोस्त, इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र शायद ही कभी होती हो, और ऐसा ही तेरे साथ है। मैंने कहा था मयंक हीरा है, और उसकी पत्नी भी एक आदर्श पत्नी व बहू है। उसके बावजूद तुम मेरे सामने उन दोनों पर तंज कस रहे हो। सोचो, सुनकर मुझे बुरा लग रहा था तो उन दोनों को कैसा लग रहा होगा। दोस्त, पिछले कमरे में उन्होंने तुझे पुराना सामान समझकर नहीं रखा, बल्कि इसमें भी उन दोनों ने तुम्हारा ही ख्याल रखा है। मैंने ये देखा है कि एक तो यह कमरा दूसरों से बड़ा और गली के शोर शराबे से दूर है, और फिर बहू को बार बार पल्ला ना लेना पड़े, इसलिए भी शायद यह कमरा तुम्हें दिया गया है। और तुम हो कि इसके बारे में अपनी गलत धारणा बना बैठे हो। रमाकांत जी, जो इतनी देर से अपने मित्र की बात चुपचाप सुन रहे थे, उनके बात ख़त्म होने पर बोले, यार कह तो तू सही रहा है, तूने एक दिन में ही ये सब कुछ समझ लिया, और मैं अपने बेटे बहू की नेक नियति पर ही शक करता रहा। सचमुच मूढ़ बुद्धि हूँ मैं। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं इस गलतफहमी में ही जीता रहता। यार, सच्चाई समझाने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि अब उन दोनों का सामना कैसे करूँगा। अरे, इसमें सामना करने की कैसी बात है, बूढ़े भी बच्चे ही होते हैं, उनकी बातों का कोई ज़्यादा देर तक बुरा नहीं मानता। और फिर तुम्हारी आदत का तुम्हारे बेटा बहू को भी पता ही होगा। चल, ये भी अच्छा है तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। शिवलाल जी हंसते हुए बोले। मयंक की पत्नी, जो चाय लेकर उस ओर आ रही थी, अपने ससुर व उनके दोस्त की बात सुन मुस्कुरा उठी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? पढ़कर इस विषय में अपने अमूल्य विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।